एसपी ड्रामा टून्स काल्पनिक कहानियां। आज कल्पना स्कूल क्यों नहीं गई और ना ही सूरज स्कूल गया? क्या बात है, ये दोनों बहन भाई आज फिर कोई नया बहाना बनाकर छुट्टी मार रहे हैं। चुप क्यों हो? कुछ तो वजह बताई होगी। पड़ोस में जो मार्टिन साहब रहते हैं ना, कह रही है कि उनकी लड़की हर रोज फैंसी कपड़े पहनकर स्कूल जाती है। स्कूल की लगभग सभी लड़कियां लेटेस्ट स्टाइल कपड़े पहनकर जाती हैं। बोल रही है कि वो उन सभी लड़कियों के ग्रुप में अपनी इंसल्ट महसूस करती है। टॉप और स्कर्ट की जिद कर रही है। क्यों स्कूल नहीं गई हमारी लाडली बेटी? अगर वजह सूट सलवार है तो आज ही हम अपनी बेटी को नया सूट सलवार लाकर दे देंगे, वो भी प्योर कॉटन का, क्योंकि समर सीजन आ चुका है ना। बाऊजी, दिलाना है तो टॉप स्कर्ट ही दिलाओ, वरना छोड़ो ये बाप बेटी के दिखावटी प्यार का नाटक। वो बाप जो बेटी के हर एक पसंद को प्राचीन झूठी रीति रिवाज की खातिर दबा कर रख दे, वो बाप नहीं, एक निरंकुश इंसान है। ये बात नहीं है बेटा, हम गांव देहात के लोग हैं। गांव के परिवेश में ढलकर रहना ही हमें भाता है। तुम अपनी सहेली ग्रेसी को, जो कि इंजीनियर मार्टिन की लड़की है, उसी की जैसा सूट चाहती हो, ये नहीं हो सकता। हमें किसी की वेशभूषा, रहन सहन, उनके बड़े बोल, कुटिल आचार विचार की कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों से संस्कार, सभ्यता और उनके जैसी तालीम सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सूरज बेटा, आज तुम भी कॉलेज नहीं गए, तुमने क्यों छुट्टी कर ली? और ये बालों की कैसी कटिंग करा कर आए हो? कटोरा कटिंग? ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। अब आगे भविष्य में ये कटिंग मत कराना, सदैव साधारण कटिंग कराया करो। अब तुम पूरे दिन दोनों बहन भाई करोगे ही क्या? सिर्फ पूरे दिन मोबाइल देखोगे या दोस्तों के साथ इधर उधर घूमोगे? तो क्या हुआ बाबूजी, घूमने फिरने और दोस्ती करने की उम्र है हमारी। ये सब अब नहीं करेंगे तो फिर क्या बुढ़ापे में करेंगे? और रही बात बालों की कटिंग की, तो आजकल कटिंग का ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। सुनो जी, मैं पिछले कई दिनों से ये नोटिस कर रही हूँ कि हमारी कल्पना कॉलेज से समय से घर वापस नहीं आ रही। किसी दिन 1 घंटा तो किसी दिन 2 घंटे लेट कॉलेज से आती है। मैं देर से घर वापस लौटने का कारण पूछती हूँ तो उल्टे सीधे जवाब देती है। कल्पना ही नहीं, तुम्हारा लगते जिगर सूरज भी आते ही किताब कापियों को उल्टा सीधा इधर उधर फेंक देता है और फिर मोबाइल में इतना बिजी हो जाता है कि खाना खाना भी भूल जाता है। मैं चिल्लाती चीखती रहती हूँ पर बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता। और जब मैं सख्ती बरतती हूँ तो दोनों बहन भाई लीक से हटकर बातें बोलते हैं। कहते हैं, माँ आप हर समय हमारी जासूसी करती रहती हो, हमें तोता बनाकर पिंजड़े में रखने की कोशिश करती रहती हो, हमें हमेशा गलत ही समझती हो। चिंता मत करो सावित्री, मैं बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों, जरा हमारी सुनो। क्या तुम्हारी क्लास के शेड्यूल में कोई फेरबदल हो गया है, या तुम अपनी क्लास के अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करते हो जो कि कॉलेज से समय से घर वापस नहीं आते? अगर कोई और वजह है तो हमारे साथ साझा करो। देखो बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमसे ज्यादा तुम्हारे भविष्य को लेकर इस समाज में कोई चिंताग्रस्त नहीं हो सकता, और ना ही माता पिता के प्यार से बढ़कर हर एक की जिंदगी में किसी का प्यार अव्वल हो सकता। और रही बात आजकल समाज में जो विदेशी कल्चर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आपसी सामाजिक मेल मिलाप को बदलने में, हमें विदेशी जामा पहनाने में लगा है, हमें उसके रंग में रंगने से बचना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी उदारता, हमारा भाईचारा, हमारी आपसी मेल मिलाप कई सदियों से कई युगों तक विश्व विख्यात है। हम जो भी हैं, परंतु सबसे पहले भारतीय हैं। इसलिए हमें भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, सभ्यताओं और शिष्टाचार को पहले महत्व देना होगा। कल्पना, मेरी बात को मेरा अंतिम फैसला समझो। हमारे परिवार की सोच और समझ बहुत प्राचीन है, जो कि सदियों से हमें भारतीय रीति रिवाजों, मान्यताओं, लोक निवाजों की परिधि में संजोए हुए हैं। हम बहन बेटियों को पुण्य करने का एक जरिया मानते हैं। हम बहन बेटियों माताओं को देवी का दर्जा देकर उनका सम्मान ही नहीं करते, बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। हम गृहिणियों को घर की लक्ष्मी मानकर उन्हें आदर सम्मान ही नहीं देते, बल्कि उन्हें अपने दिल में बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। हम बहू बेटियों को किसी बंधन में बांधकर रखना पसंद नहीं करते, परंतु उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वे हमारी परंपराओं और मर्यादाओं का ख्याल रखें। हम तुमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम समय से अपने कॉलेज जाओ और समय से कॉलेज से घर वापस आओ। बाबूजी, ये नैतिक शिक्षा की आपकी कथा संपूर्ण हो गई हो तो अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ऑनलाइन मोबाइल पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूं। सूरज बेटा, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मोबाइल पर ही लगे रहते हो। बेटा, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल शरीर के लिए घातक है। बेटा, अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो रहे हो।
कौन सी बात तुम्हारे भविष्य और स्वास्थ्य के लिए सही हो सकती है और कौन सी नहीं, ये निर्णय तुम जैसे युवा स्वयं लेने की क्षमता रखते हैं, तो फिर माता पिता को तकलीफ क्यों दी जाए। देखो बेटा, मैं एक किसान हूं, पूरे दिन खेतों पर कड़ी मेहनत क्यों करता हूं? सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों बहन भाई भविष्य में कुछ बनकर दिखाओ और सेटल हो जाओ। बेटा, डरता हूं कि कहीं तुम्हारे कदम उस आवारगी के भयानक मार्ग पर न पड़ जाएं, जो युवाओं को उनकी तंदुरुस्ती छीन लेते हैं, सामाजिक मान मर्यादा को छीन कर देते हैं, बेरोजगारी और लाचारी से अच्छी तरह से वाकिफ करा देते हैं, तरक्की के सारे द्वार बंद कर देते हैं। बेटा, शिक्षा और संस्कार अर्जित करने का वो बेशकीमती समय जो किसी भी युवा को उसके सपने साकार करने का मौका देता है, आवारगी के दरमियान पता ही नहीं लगता कि कब निकल गया समय हाथ से। फिर पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं, और फिर वो युवा ताउम्र या तो माँ बाप पर बोझ बन जाते हैं, या माँ बाप के टाइम पर शान शौकत से जीवन व्यतीत करने वाले युवा एक दिन पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। बीच में ही सूरज अपने पिता भरत को टोकते हुए बोला, बाबूजी, आपकी और मेरी जब भी वार्तालाप होती है, आप मुझे ये ज्ञान की पुड़िया पकड़ा देते हो जिसे मैं पचा नहीं पाता। कभी तो इस ज्ञान ध्यान की बात से हटकर किसी और विषय पर बात कर लिया करो। सूरज बेटा, कॉलेज से फोन आया था कि तुम प्रॉपरली अपने पीरियड अटेंड नहीं करते, बल्कि रोज अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से गायब हो जाते हो। घर भी तुम कभी पंक्चुअल टाइम नहीं आते, घर पर भी लेट लतीफ आते हो। बस कॉपी किताब इधर उधर फेंकी, ना खाना खाया ना आराम किया, उठाया हाथ में मोबाइल और फिर निकल गए घर से बुलेट लेकर रोड पर स्टंट करने। इतनी तेज रफ्तार से बाइक चलाते हो, किसी से टकरा गए, तुम्हें कुछ हो गया तो, या फिर तुमसे कोई टकरा गया तो। कैसी छोटी बात कर रहे हो बाबूजी, मैं अब कोई बच्चा नहीं जिसे केयर टेकर की जरूरत पड़ती है संभाल कर चलने के लिए। मैं युवा हूँ, ड्राइविंग में पारंगत हूँ, तो फिर डर कैसा। और माँ को भी समझा दो, मैं इतना त्यागी पुरुष नहीं जो कि सारे दिन भूखा प्यासा घूमता रहूंगा। शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, कहीं भी पेट पूजा हो जाती है। बाबूजी, सच कहूं तो वैसे भी ये घर का सात्विक भोजन मुझे पसंद नहीं। मैं तो बार और रेस्टोरेंट में राजसी भोजन करता हूँ। 100 बीघा जमीन के मालिक का बेटा होना, तो फिर चिंता की क्या बात है। अगले दिन भरत अपने खेतों पर काम कर रहा था। उसके खेत के पास में ही देवदत्त नामक एक किसान का खेत भी था। देवदत्त भी अपने खेत पर फसल की देखरेख करने के लिए पहुंचा। वह उदास और दुखी भरत को देखकर बोला, भरत भैया, क्या बात है, कुछ दुखी दुखी से नजर आ रहे हो। क्या भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई या फिर तबीयत ठीक नहीं? चिंता की कोई बात नहीं देवदत्त, मगर बच्चों को लेकर मन कुछ भारी भारी सा हो रहा है। देवदत्त मेरे भाई, माँ बाप की जिंदगी भी क्या है, वे अपनी औलाद को पाल पोस कर समर्थ करने के लिए न जाने क्या क्या तकलीफें नहीं झेलते, परंतु वही औलाद अगर अपनी मनमानी करे तो फिर माँ बाप क्या करे। सही कह रहे हो भरत भैया, आजकल के बच्चे इतने चालाक और चतुर हैं कि वे माँ की ममता और पिता के प्यार को हथियार बनाकर उन्हें सारी उम्र ब्लैकमेल करते रहते हैं। कितना बड़ा दिल है माँ का। ये माँ का ही तो दिल है कि अगर कोई लड़की किसी मजनून लड़के से अपनी मोहब्बत की कीमत उसकी माँ का दिल मांग ले और वो सिरफिरा आशिक अपनी माँ का कत्ल करके माँ का दिल उसके हाथों में सौंप दे। लड़की का क्या भरोसा, मूर्ख आशिक वो कब बदल जाए और बोल दे कि तूने उस माँ को ही मार डाला जिसने तुझे जन्म ही नहीं दिया, अपितु डॉक्टर के मना करने पर भी तुझे अपना दूध पिला पिलाकर बड़ा किया और अपने शरीर की सारी कैल्शियम गंवाकर खुद के शरीर की हड्डियों को कमज़ोर बनाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हवाले कर दिया। अगर तू उस ममता की मूरत माँ का ही नहीं हुआ तो मुझ पराई जाई का क्या होगा। और वो लड़की उस पागल आशिक दीवाने लड़के को कानून के हवाले कर दे। जज साहब जब उस माँ के कातिल लड़के को फांसी की सज़ा सुनाए तो वो माँ का दिल भरी अदालत में आकर गिड़गिड़ाएगा, तड़पाएगा, घबराएगा और जज साहब से कहेगा, मेरे बेटे को बरी कर दो, ये नादान है, ये मदहोश है, ये बेकसूर है, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, ये अज्ञान था, अनजान था। मेरे बेटे ने ये जुर्म जानबूझकर नहीं किया, इसे माफ कर दो। मेरे बेटे को फांसी मत चढ़ाओ, वरना मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये है माँ का दिल जो बहुत बड़ा है, जो अटूट ममता वाला है, जो असीमित लाड़ प्यार वाला है। माँ के दिल जैसा इस संसार में और कोई दिल नहीं। ये बात तुम 16 आना ठीक करे हो भाई।
मैं तुम्हारी बात से पूर्ण सहमत हूं। मां की ममता की तरह पिता के प्यार का भी कोई जवाब नहीं। एक पिता सारी उम्र कड़ी मेहनत करके औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, फिर पैसा कमाने का जरिया मुहैया कराता है, फिर औलाद के लिए घर मकान बनवाता है और शादी करा देता है। ये सब करते करते बुढ़ापा उसे अपने आगोश में ले लेता है और फिर यही हाय माया की लालसा उस मनुष्य को मौत के हवाले कर देती है। देवदत्त, ये सब मनुष्य किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए। वही औलाद फिर बड़ी होकर अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं करती और माँ बाप से सवाल जवाब करती है, कहती है ये सब तो दुनिया का हर एक माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए करता है, आपने कर दिया तो क्या हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया? ये सब सुनकर माता पिता पर क्या गुजरती है औलाद क्या जाने। जब बच्चे अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों, आदर्शों और शिक्षाओं को अपनी आज़ादी और अपनी इच्छाओं के खिलाफ समझने लगते हैं तो माँ बाप अंदर से बहुत टूट जाते हैं। फिर भी वो औलाद के खिलाफ नहीं जाते और अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई और खानदान से विरासत में मिले उसूल और आदर्शों को औलाद की खुशी और तमन्नाओं के बनावटी बेअदब माहौल ट्रेंड के पैरों तले कुचलते हुए लाचार बनकर देखते रहते हैं। आखिर माता पिता करें भी तो क्या करें? चुपचाप रहना, सब कुछ सहना माँ बाप की ये लाचारी है। भैया देवदत्त, बच्चे बात नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं, बस यही बात मन ही मन खाए जा रही है। भैया करूं तो क्या करूं? और तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे तो सही राह पर जा रहे हैं ना? भैया भरत, मैं तुम्हें कैसे बयां करूं? बस यूं समझ लीजिए कि अब ज्यादातर माता पिता दूसरे माता पिता से बच्चों को लेकर बस यही कहते हैं, मैं ना कहूं तेरी, तू मत कह मेरी। क्या मतलब? मतलब सीधा है भरत भैया, आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों से कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। अब तो मुझे ही देख लो, मैं अपने दिल पर एक बोझ लेकर इधर से उधर घूमता रहता हूँ। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं तो बस चुप ही रहूं। परंतु सीने में एक पिता का दिल है जो कभी अपनी औलाद को बर्बादी के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। ऐसी क्या बात है देवदत्त, मुझे बताओ भाई। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर सका तो क्या हुआ, कम से कम कोई सुझाव तो दे सकूंगा। भैया भरत, मेरी लड़की बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है, लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, हेयर स्टाइल भी लड़कों की तरह, बात करने का अंदाज भी हूबहू लड़कों के जैसा, ना कोई शर्मो हया और ना कोई शालीनता। दिल छोटा क्यों कर रहे हो देवदत्त? आजकल तो लड़के लड़के एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। कुछ लड़के लड़कियों की तरह बड़ी बड़ी जुल्फे रखते हैं। मैंने तो कई लड़कों की चोटी भी बनी हुई देखी है। इसमें भाई बुराई क्या है? ये फैशन का दौर है, इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं और ना तुम कुछ कर सकते हो, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखो भैया, समझदारी से काम लो। आजकल के बच्चे उन्हीं माता पिता से खुश रहते हैं जो उनके हर एक काम में सादगी देखते हैं, उनके किसी भी काम में रोक टोक नहीं करते। अपनी बेटी पर भरोसा करो, उसे गलत समझने की गलती मत करो। इसके सिवा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। चुप रहना ही तुम्हारी समझदारी है। बेटी के बारे में तुम्हारे मुंह से उफ निकलना भी उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को बिगाड़ सकता है। मेरी समझ से तो ये बात परे है भैया। यदि माता पिता बच्चों को थोड़ी सी लिबर्टी दे दें तो बच्चे होते हैं, उन्हें भले बुरे का ज्ञान कहाँ होता है। बस यहीं पर हम मार खा रहे हैं देवदत्त भाई। जिन बच्चों को हम नादान और अनसमझ मानते हैं, आजकल के बच्चे हम सब के गुरु हैं। तभी तो बच्चे झट से बोल देते हैं, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना भला बुरा खुद पहचानते हैं। आप हमारे भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त ना हों, बस हमें पॉजिटिव वे में ही देखें, हमें गलत ठहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी सोच समझ आधुनिक है, बैलगाड़ी वाले दौर की नहीं। सही कह रहे हो भैया भरत, बच्चों का मन स्वतंत्र और हटीला होता है। फैशन और नकल ने बच्चों के मन मस्तिष्क को ऐसा कैप्चर कर लिया है कि उन्हें ना तो अपने भविष्य की चिंता है और ना अपने माता पिता की इच्छाओं की परवाह। ज्यादातर बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। मिडिल क्लास और गरीब परिवार के बच्चे तो मोबाइल के वीडियो देखकर ही सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की नकल कर रहे हैं। अधिकतर युवा बच्चे तो जिसको जो पसंद आ जाए बस उसी बात को आधार मानकर उसी पर चल पड़ते हैं। मेरी लड़की भी उन्हीं वीडियो को देख कर ऐसे फैशन की शिकार हुई है और वो इस दलदल में इतना फंस गई है कि अब उसका इस दलदल से निकलना नामुमकिन है। मेरी पत्नी जब उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आए तो मेरी बेटी अपनी माँ से ना जाने क्या क्या नहीं कह जाती।
चूंकि मैं एक पति हूं, अपनी पत्नी का दर्द समझ सकता हूं। जब मुझे लड़की पर गुस्सा आता है, मुझे तुरंत रोक देती है और कहती है, मेरी बेटी से कुछ मत कहो, वो नादान है, अंध समझ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो इतना घबरा जाती है कि डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर का कहना है कि ये किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता करती हैं। इन्हें चिंता और फिक्र से दूर ही रखिए, वरना ये अपनी जान भी गंवा सकती हैं। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर तुम ही उसके पिता के साथ साथ माँ भी होगी, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हें मेरी कसम है, दूसरी शादी कतई मत करना, वरना मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरी बेटी रोटी के टुकड़ी टुकड़े के लिए मोहताज हो जाएगी। भरत भैया, ये है माँ का दिल। मेरी पत्नी को अपनी मौत का गम नहीं, गम है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों का। और जब मैं अपनी बेटी से कहता हूं, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही तो डांटती डपटती हैं, तुम उससे उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? किसी दिन गम कर गई तो, उसे कुछ हो गया तो? बेटी कहती है, कैसी खोखली बात कर रहे हो बाबूजी, माँ मर जाएगी तो क्या, एक दिन सबको मरना है, यही जीवन की सच्चाई है। तुम सही कह रहे हो देवदत्त, माँ तो माँ ही होती है। माँ के विशाल हृदय का क्या कहना। मेरा लड़का सूरज कभी अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसे माँ नहीं, एक घर की नौकरानी की तरह उस पर ऑर्डर करता रहता है। मैं कुछ कहूं तो कहती है, छोड़िए जी, ये अभी माँ शब्द की परिभाषा जानता ही नहीं, नादान है, धीरे धीरे एक दिन सब समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा बेटा बीमार पड़ जाए तो सारी सारी रात जागती रहती है, एक पल के लिए भी उसके पास से हटती नहीं और हर वक्त ऊपर वाले से दुआ ही करती रहती है। ये है माँ का दिल। औलाद का हर एक जुल्म सहते हुए भी उसकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखती है। अच्छा भैया, अब हमें बात करते करते बहुत देर हो गई, चलो अब खेतों में कुछ काम कर ले।